दीपक भाई ये बताइए मुझे, आपको रमता जोगी नहीं कहते लोग? चलता फिरता हिंदुस्तान कहते हैं। हम्म, चलता फिरता हिंदुस्तान। पूरा हिंदुस्तान घूमा आपने? बहुत सारा इलाका। हम्म, और घूमने के अलावा जो मेरी जड़ें हैं वो ज़्यादा मुझे डिफ़ाइन करती हैं कि मेरे पिता केरला से, मेरी माँ आंध्रा से, जन्म मेरा एमपी में, थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा एमपी में, फिर अन्य प्रांतों में कुछ नौकरी वोकरी भी कर ली उत्तर प्रदेश जाकर, फिर राजस्थान से भी संबंध रहा। राजस्थान में फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू किया अरावली में, फिर गुजरात चले गए, सोशल एंटरप्राइज शुरू किया, वहाँ पे काम करना उस पर। 2019 तक गुजरात रमते रहे बहुत सारा, 2007, 5, 6 से लेकर, और फिर दक्षिण गुजरात वहाँ का खाकशान मारी, फिर मध्य प्रदेश तो ही है। तो तमाम राज्यों में घूमना फिरना और जो दक्षिण भारत से जुड़ाव, तो लोगों को लगता है कि कुछ भाषाएं भी जान लेते हैं थोड़ी बहुत, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये हिंदुस्तान यही है चलता फिरता। तो हिंदुस्तान घूमते 25 साल हो गए आपको जी। ये आप जो छान मार रहे हैं हिंदुस्तान, ढूंढ क्या रहे हैं आप? ढूंढ रहा हूँ कि मैं क्या बता पाऊँ आने वाली पीढ़ी को कि जो पुरानी पीढ़ी की बातों को नई पीढ़ी आत्मसात कर सके। ऐसा ऐसा क्या था उनके पास में, या ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलती हम कहाँ कर गए जब हमने गांव में और देहातों में रहने वाले लोगों को देहाती, प्रिमिटिव या इंडिजिनस कह दिया, या उनको कह दिया कि इन्हें ये गरीब हैं, या इन्हें अक्ल नहीं है, या कम समझ के लोग। हमने वो गलती कहाँ से कर दी और कब कर दी, और अंतर क्या है उसका। तो उनके पास ऐसा क्या है कि आपको लगा हम मिस कर रहे हैं? उनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। उनके पास वो सब कुछ है। आपके पास में मेट्रोज़ हैं, आपके पास में फ़्लाइट्स हैं, आपके पास बसेस हैं, आपके पास में अब अच्छे वाले टूथपेस्ट हैं, अच्छे वाले शैम्पूज़ हैं आपके पास में, आपके पास में अच्छे वाले कॉस्मेटिक्स हैं, आपके पास में खान पान के 1050 ऑप्शंस हैं, कॉन्टिनेंटल फूड है, आपके पास सब है। उनके पास ये कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो 80 साल के बुज़ुर्ग को जब आप 8 किलोमीटर तक 100 किलो का लट्ठा जो होता है, लकड़ियों का गट्ठा, वो लेकर पहाड़ों पे चलता हुआ वो आदमी आता है 8 किलोमीटर से, और हाँफता भी नहीं है, और वो बैठ के वापस आपसे उतनी इंटेंसिटी से बात करता है, तो लगता है कि हम फिज़िकली कितने फिट हैं और वो स्ट्रेंथ कितनी है, और हम कितने हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है हमारे पास में, वो हम समझ पाते हैं। हमारी शिकायत गर्मियों को लेकर है, हमारी शिकायत ठंड को लेकर है, हमारी शिकायत बरसात को लेकर है। हम हर साल ऐसा कहते हैं यार इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। हर साल ये शिकायत करते हैं कि यार गर्मी मार डालेगी हमें। हर साल ये शिकायत करते हैं कि बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। फिर उन लोगों को क्यों शिकायत नहीं है? वहाँ पे कूलर नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त हैं। तो उनके पास में रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि गांव वालों के पास रिसोर्सेस की कमी है, जबकि उनके पास रिसोर्सेस बहुत सारे है। हैं। उल्टा हाँ। हम थोपते हैं, हम तथाकथित विकास थोपते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बात करूँगा तो लोगों को लगता है कि ये क्रांतिकारी टाइप के विचार हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मतलब पावर, इलेक्ट्रिक, पानी, डैम, ये सब ज़रूरत शहरी लोगों के लिए या तथाकथित भागते दौड़ते समाज के लिए हो सकती हैं, लेकिन हम उनको तकलीफ़ देते हैं। सबसे पहले उनको हटा दिए, विस्थापित कर दिए, ज़मीन हमें करनी है तो वो कर लिया। उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी आके, और विकास की डिमांड भी वो कभी नहीं करते। आपको कभी एजिटेट करते नहीं दिखेंगे, लेकिन एजिटेट करते दिखेंगे वो लोग जिनने पढ़ लिख लिए, सभ्य हो गए, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको एजिटेट करेंगे। उनकी ज़रूरतें क्या है या वो कितने खुश हैं, इसका कोई इंडेक्स नहीं है। सही। इसको कोई नाप तोल का कोई जरिया नहीं है। तो दीपक भाई, आदिवासी इलाकों में आप खूब रहे, है ना? आप डांग गए और गुजरात में जी, और मेरा ख्याल है हम अब जब बात कर रहे थे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आपका रहना हुआ, 25 साल हो गए अब तो। जब आप सबसे पहली बार गए थे, आपको इन लोगों में या इन जगहों में
ऐसा क्या दिखाया, कुछ घटना घटी कि आप सबसे ज़्यादा हैरान हुए हों? आपकी किताब का तो जिक्र मैंने देखा, उसमें तो है। हम्म। बहुत सारी इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारी, मतलब मैं हर इलाके को चुनने की कहानी बताना शुरू करूं तो शायद हमारे पास में उतना वक्त भी नहीं होगा कि मैं क्यों वहां जाना पसंद किया। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज कह सकते हैं जिनको, लेकिन एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा छोटा सा, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि पतालकोट जो जगह है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा ज़िला है, वहाँ पर मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे एक वैली है। जोग्राफिकली बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक वैली है। 79 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, 3000 फीट की गहराई है नीचे, और उस गहराई में तलहटी में गोंड और भरिया जनजाति के लोग रहते हैं। और वो एक लंबे अरसे तक 80s तक वो बाहरी दुनिया से टोटली कट थे, सिविलाइज्ड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया के, मतलब ये कहें आप तो वो नमक भी बाहर से नहीं लेते थे। मैंने खुद अपनी नज़रों से पेड़ों के फलों से नमक तैयार करते लोगों को देखा है, जो ये कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है आप सोच सकते हैं। प्लांट डिराइव्ड साल्ट। अब तक तो ये सुन रहे थे कि समुद्र से हो रहा है। समुद्र से होता है, चट्टानों से होता है, रॉक साल्ट बोला जाता है, रेड साल्ट बोला जाते हैं, अलग अलग, लेकिन पेड़ों से भी है। पेड़ों के फलों से इन लोग करते रहे आदिवासी लोग। उनका जो खान पान है, उनका जो तौर तरीका है, वो आप देख लीजिए। आप शहर के लोग हैं, आप की दौड़ जो है वो दाल, ख़ास तौर से अरहर, मूंग या उड़द, वहाँ तक सीमित है। चावल, चपाती में भी आप गेहूँ या फिर थोड़े से फैशन या ट्रेंडी हैं आप तो फिर मल्टीग्रेन आटा, या फिर कुछ और, उससे ज़्यादा आपकी दौड़ नहीं है। सब्जियों में ले दे के वही 10-15 सब्जियां होंगी आपकी। भाजियों के शायद बात करी जाए तो आप 1, 2, 3 या 4, उसके बाद 5वीं भाजी आपको याद नहीं आएगी कि कभी आपने ज़िंदगी में खाई है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मैं भाजियों की बात करूँ तो कम से कम 60 तरह की भाजियाँ हैं। अच्छा, जो उन लोग खा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में वैरायटी ज़्यादा है। बिल्कुल, वो वैरायटीज़ तो सब जगह है अवेलेबल, लेकिन आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आपने भी वर्ण भेद कर रखा है। यदि आप कभी गौर फरमाएं तो कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को आप तुच्छ मानते हैं। आप कितने घरों में आप बेर को डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ देखेंगे। वो जो फल जो देसी होते हैं तथाकथित तौर पे, वो नहीं। आपको चेरी दिखेगा, आपको आवाकाडो दिखेगा, आपको कीवी दिखेगा, आपको एप्पल दिखेंगे। वो जो फल हैं, उच्च वर्ण के फल तथाकथित तौर से वो डाइनिंग टेबल पर जगह पाते हैं। और वो जो फल, जो देसी फल हैं, जो आपके बाज़ार में या छोटे हाट में या जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, जहाँ पर वो छोटा सा ढेर बना के बेचती है कोई महिला, तो शायद आप हेल्थ और हाइजीन का डर, गंदगी, धूल, ये सोच के आप उस तरह के फलों को नहीं लेते। लेकिन वो ये रैप करके आपको, और वो मॉल के अंदर में फ्रीजर में रखा हुआ या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ लेते हैं आप। ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी किस्मत पा रखी है इन लोगों ने कि ये कंज्यूम कर रहे हैं, खेलते कूदते, और बहुत रफ एंड टफ हैं वो लोग। तो ऐसे इस पतालकोट, इस वैली में जब मैं पहली बार गया तो मेरे एक मित्र को एक्जिमा का एक प्रॉब्लम था, स्किन का एक प्रॉब्लम था, और बहुत सालों से था, और वो बहुत सारी तमाम डॉक्टर्स को दिखा रखी थी उसने। तो जब हम गए तो हमें पता चला था कि वहाँ पर, मैं यही सोचता था कि यार इतनी वैली में इनके पास ना कोई प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है, ना कोई फैसिलिटी है, तो बीमार नहीं पड़ते क्या यहाँ के लोग, या कहाँ जाते होंगे? तो पता चला भाई गांव में एक भूमिका होता है। भूमिका मतलब जो हीलर है, जो समझ लीजिए पुजारी, पंडा, या गांव का एक पूजनीय व्यक्ति होता है, बुजुर्ग, जो पूजा पाठ भी करता है, झाड़ा फूकी भी करता है, और कुछ जड़ी बूटी पाउडर भी देता है लोगों को ठीक करने के लिए। तो लोग उसके पास पहुंचते हैं समस्याओं को लेकर। तो जब मैं पहली बार ऐसे किसी एक हीलर से मिला था, तब मुझे ख्याल आया कि मैं अपने दोस्त को ज़रूर मिलवाऊँ उनसे। एक्जिमा का प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से चले जा रहा है इनका। उन्होंने देखा उसको, और उसके बाद में अपने बाड़े से उन्होंने 3-4 पत्तियां तोड़कर ला कर दी, और उसको कुचल के मसल के लगा दिया। 4-6 पत्तियां और दे दी, बोले 2-3 दिन और लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा।
तीसरे चौथे दिन वो 18 साल पुराना जो घाव था उनका ठीक हो गया। वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब मैं तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस पत्ती में ऐसी क्या चीज़ है जो उस घाव पे लगाए या वो जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन वो ठीक कर दिया। तो मैंने अपनी लैब के अंदर में उस फंगस का जो फंगस की वजह से होता है उसका कल्चर तैयार किया। कल्चर तैयार करना मतलब उसको ग्रो करते हैं फंगस को, उसको ग्रो किया और उसके ऊपर में डाला इन पत्तियों के काढ़े को। एक तरफ फंगस हैं एक प्लेट में, दूसरी प्लेट में, तीसरी 3 प्लेट लिए, एक में काढ़ा डाले पत्तियों का, एक तरफ बाज़ार में जो अवेलेबल क्रीम होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम के लिए वो डाली, और एक में कुछ नहीं डाला। जिसमें कुछ नहीं डाला ये जो लोग साइंस जानते हैं या माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं समझ जाएंगे मैं किस तरह के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिसमें कुछ नहीं डाला वो तो ग्रो करेंगे फंगस उसके अंदर में। जिसमें बाज़ार वाली जो क्रीम थी जो ट्रीटमेंट के लिए सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसमें ग्रोथ को काफ़ी रोका, अच्छा इफ़ेक्टिव था वो। और जो 2-3 पत्तियों का काढ़ा मैंने डाल रखा है उसने भी उतना ही रोका जितना उन क्रीम्स ने रोका था। तो अब वो क्रीम की कीमत है 85 रुपया, ये पत्ती 5 पैसे से 10 पैसे ज़्यादा नहीं होगी कीमत। 3 पत्तियाँ तोड़ के लगाई हमने। तो तब मेरा दिमाग खटकता है कि क्यों एक इंसान 85 रुपये यहाँ क्रीम का दे रहा है, 400 रुपये OPD का दे रहा है, और उसके बाद भी वो परेशान होकर घूम रहा है। क्योंकि हर दवा या हर चीज़ों का इस तरह का एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, शायद वो उसको फ़ायदा मिले या नहीं मिले बात की बात है। मान लीजिए फ़ायदा मिलता भी है तो उसने कम से कम 450-500 रुपये खर्च किए, उसके बाद फ़ायदा मिला। यहाँ पर ऐसी चीज़ जो कि अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और मुफ्त की। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं पत्तियाँ, ये तो आप जिस इलाके में थे, आदिवासी इलाके में थे, हाँ, अलग तरह की वनस्पति हाँ, वहाँ तो मिल गई। हाँ, अब शहर में तो इन्हें कोई ना उगाता है, मिल जाए ना मिले इसकी गारंटी नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी दवाई वाली वो उसका कुछ प्रोसेस करके महंगे में बेचने लगे, बिल्कुल ये हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि वो महंगी क्रीम और ये पत्ती, तो शहर वालों के लिए ये वाला प्रॉब्लम भी तो है, भरोसे से आगे बढ़ के भी कि भाई वो पत्तियाँ मिलें कहाँ, ये तो वहाँ उस वनस्पति में मिल गया। एग्जैक्टली यही ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारी और प्रॉब्लम भी है। लेकिन हमने कभी ये क्योंकि ये आपको जानकारी क्यों मिली, अभी मिली आपको पत्तियों की, क्योंकि ये आपको किसी ने बताया कि ऐसी भी चीज़ होती है। सही। जब तक ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आपके पास में हेल्दी ऑप्शंस तैयार नहीं होंगे, और तब तक दूसरी इस तरह की कंपनीज जो हैं कॉर्पोरेट कंपनीज उनकी तूती बोलते रहेगी। लेकिन जब आपके पास में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो किसी एक बिजनेस मॉडल के ज़रिए या बाईबैक या रीप्लांटेशन करके उनको ग्रो करे, और हो सकता है उसमें बिज़नेस की संभावनाएं खोजें। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे किसी ज़माने में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 60s और 70s की बात कर रहा हूँ, जब अनीता रोडिक आती है और अपने गांव के अंदर में एलोवेरा के पौधों को लगाती है, उगाती है, छीलती हैं, जेल निकालती हैं, और ऐसे जीस जो होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं उनको इकट्ठा करके एक नेटवर्क तैयार करती हैं, और बाद में वो इतना बड़ा स्टार्टअप तैयार होकर वो इतना बड़ा एक जायंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसे बॉडी शॉप के नाम से जानते हैं आप। ला ओरियल को जो परचेस करता है द बॉडी शॉप, तो शुरुआत ही ऐसी होती है इन सब चीज़ों की। तो वो चीज़ें आएंगी कैसे जब तक वो नॉलेज पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। आज मैं इस काम को करके पब्लिक तक लेके नहीं आऊँगा या लोगों को नहीं बताऊँगा तो पता भी नहीं चलेगा, और फिर हो सकता है कोई एक ऐसा कॉर्पोरेट वाला इंसान जाएगा, कभी इस नॉलेज से टकराएगा, वो उसको उठा के अपना फॉर्मूला बना के पेटेंट भी फाइल कर देगा वहाँ पर, और उसके ऊपर में वो पैसा भी कमाना पीटना शुरू कर देगा। इस तरह के ज्ञान को जो पारंपरिक तौर से एक पब्लिक डोमेन के अंदर ऑलरेडी है जो ज्ञान, उसको और भी लोगों तक पहुँचाया जाए, मैं ये चाहता हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो ज्ञान जो पारंपरिक तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है शब्दों के जरिए, जो 4 पीढ़ियों से सबको पता था, इसका मतलब वो IPR नहीं है उसके अंदर में, किसी का बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं है उस ज्ञान के ऊपर, क्योंकि वो है एक डोमेन के अंदर में। लेकिन इसको भी मिसयूज़ कर सकते हैं लोग, यदि उस घाटी के लोगों को अंधकार में रख के बिना बताए बाहर कोई खेल कर सकता है। इस तरह के पॉपुलर नॉलेज को यदि मैं पब्लिक डोमेन में ला दूं तो हो सकता है उनको लोग फॉलो करना शुरू करें और उनके लिए ये
चीज़ें आसान हो जाएं। तो यही मेरी एक कोशिश होती है कि जो ज्ञान सीख रहा हूँ, जो आजू बाजू से बटोर रहा हूँ, वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जो मेरी अभी हालिया किताब आई है, इस तरह के राइटअप्स के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ कि आम लोगों के बीच में जाए। और उससे भी बड़ा जो एजेंडा है मेरा, इस तरह के कंटेंट को या इस तरह के नॉलेज को पब्लिक में लाने का, लोगों को बताएं ज़िंदगी बहुत आसान है, उसे आसानी से समझ लें। तो अच्छा, ये बताइए, हमने तो पेड़ पौधों के बारे में यही जाना बचपन से कि लगाने चाहिए, अच्छी बात होती है, ये जाना कि वो हमारे बड़े काम के होते हैं। फिर आगे चल के ये जाना कि ये ख़तरे में हैं और शहरों की वजह से धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं। आप तो पेड़ पौधों से खूब बतियाते हैं, तो सबसे अच्छे आदमी बताने के लिए आप ही होंगे। पेड़ पौधे इंसानों जैसे होते हैं क्या? होते हैं तो कितनी समानता है? में पूरी समानता है उनके अंदर में। पेड़ पौधों में वो सारे सेंसेस होते हैं जो आपके अंदर में सब सारे। उनके पास में भी व्हाट्सएप है, उनके पास में भी इंस्टाग्राम है, और उनकी भी अपनी एक दुनिया है पेड़ पौधों की, बशर्ते इसको आप डिकोड कर पाएँ। अच्छा। और उसको डिकोड करना बहुत आसान है यदि आप समझ लें। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, छुई मुई वाला? छुई मुई जैसा एक एग्जांपल है। आपने हाथ लगाया, शर्मा गया, वो शर्माता नहीं है दरअसल। हाँ, सच में क्या होता है वैसे? वो डरता है। वो डरता है? यस, उसको लगता है किसी ने अटैक किया उसको। अच्छा। उसके जो सेंसरीज हैं, सेंसर और उसके मैं जो, तो बचपन में मौसी के घर गया था एक बार, हरियाणा में। हाँ, हमने तो सुना था छुई मुई होता है। हाँ, तो मैंने ऐसे छुआ, वो ऐसे जो है बंद हो गया। तो मुझे ये तो पता था कि छुई मुई नाम इसलिए रखा है कि इसको छुओ और ये बंद हो जाता है, लेकिन मैं सोचता था कि कभी आगे चल के पढ़ूंगा, ज़रूर कोई और गतिविधि होती होगी, वानस्पतिक गतिविधि, उससे होता होगा। पर आज आप बता रहे हैं कि डरता है। बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। डरता है वो। ऊंट जो होता है, हाँ, वो रेगिस्तानी इलाकों में कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊंट जो होता है, जब बबूल के पेड़ों पर मुंह मारता है, तो आप गौर करिएगा कि एक ऊंट बबूल के पेड़ पर 3-4 मिनट तक ही वहाँ पत्तियाँ चबाएगा। उसके बाद आसपास के 25 बबूल के पेड़ों तक नहीं जाएगा, वो कहीं और निकल जाएगा। खाएगा बबूली, लेकिन कहीं और। इन 25 पेड़ों को नहीं खाएगा वो इसलिए क्योंकि उसने जैसे ही इस बबूल के पेड़ पे जाके उसने मुंह मारी अपना, ऊँट ने, इस बबूल ने थोड़ी देर के अंदर उसको एहसास हो गया कि ये बड़ा भारी खतरा है हमारे लिए। बबूल के पेड़ को, बबूल के पेड़ों को पता चल गया। टॉक्सिक गैसेस रिलीज करनी शुरू कर दी ताकि कड़वाहट आ जाए उसकी पत्तियों में। अच्छा। और ये कड़वाहट उसे पसंद नहीं आती, ऊँट को। और वो कड़वाहट की जो गंध होती है वो हवा के जरिए अड़ोस पड़ोस के जो बबूल के पेड़ वहाँ तक पहुँच जाती है। उस गंध को सूंघ कर या महसूस कर दूसरे बबूल के पेड़ और वो भी शुरू रिलीज कर देते हैं। तो ये व्हाट्सएप हो गया। ये व्हाट्सएप हो गया उनका कि भाई खतरा आ गया, सावधान हो जाए। हाँ, तो जैसे जानवर बोल के बताते हैं, जानवर जैसे इनका ये तरीका है। इनका ये तरीका है। और इनके बीच में बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग भी होती है पेड़ों और जानवरों के बीच में। यदि आप घास को गाय चबाएगी और जितनी घास उसने गाय ने इस समय चबाई है, पड़ोस में जाके आप उतनी ही घास को हंसी से काट दीजिए। अच्छा। और उसके बाद देखिए दोनों जगह पे ग्रोथ कितनी हो रही है। ये घास जल्दी फटाफट बड़ी हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रगल करेगी हंसी वाली, क्योंकि हंसिए पे उसका इंटेंशन क्या था आपका? क्या बात काट के फेंकना है। इसका इंटेंशन था मैं किसी को फीड करा रही हूँ। सच में? ये हकीकत में इस फीलिंग के साथ, इस फीलिंग के साथ में इस पर अध्ययन हुए होंगे, वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। प्लांट्स आपके जैसा और हमारे जैसा एक ऐसा, जहाँ हम जिस जगह बैठे हैं इसी तरह का एक दफ्तर था, और एक साइंटिस्ट थे, बैक्स्टर नाम था उनका, जिनका जिक्र मैं अपनी किताब जंगल लेबोरेटरी में करता हूँ। अब हमारे जो साथी बैठे हैं, अब मजा आना शुरू हुआ होगा ना। बैक्स्टर अपने ऑफिस में, दफ्तर में बैठे हुए थे, और जैसे आप बैठी हुई बाजू में वैसे उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे। और कोई आके बताता है कि ये जो पौधा लगाया हुआ सामने आपने, इस पौधे को यहाँ मत रखिए, इसको कुर्सी के पीछे जाना चाहिए, ताकि तब आपकी जो है इनकम अच्छी आएगी। जो जैसा हम लोग वास्तु का चक्कर नहीं पालते,
उस तरह का कि उसका मनी लोकेशन प्लांट। मनी प्लांट टाइप का, उसका उस प्लांट को आप पीछे रखिए तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा बेहतर होगी। रख दिए, पैसा किसे पसंद नहीं है, बैक्स्टर ने भी रख दिया। तीसरे दिन वो पौधा मुरझा गया और पत्तियां पूरी ढीली पड़ गई उनकी। तो असिस्टेंट कहती कि ये प्लांट जो है कैसे ये मुरझा चुका है इसका। और उन्होंने कहा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, वापस रख दीजिए लाके। रख दिया, अगले दिन वो वापस फ्लरिश कर खिल गया। गया। जबकि सनलाइट वहाँ पर अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं था। हम जिस केबिन में यहाँ Same बैठे है। हैं, चारों तरफ एक जैसा लाइट है, एक जैसी हवा है, पर वहाँ पे तब उसको ये लगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट था और प्लस वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा वो स्पाई जैसा भी कुछ काम करते थे, जासूसी का ऑब्जर्वेशन भी था। ऑब्जर्वेशन भी था उसका। उन्होंने कहा कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको हम सामने से देख रहा है तो वो उसको अच्छा लग रहा है, मतलब उसको अच्छा फील हो रहा है पौधे को। या इसलिए कहते हैं जब पेशेंट जब बीमार होता है ना, तो आप उसके सामने जाइए, बैठिए, बातें करें तो अच्छा महसूस करता है। बीमार व्यक्ति को एक कमरे में छोड़ देंगे और दिन भर कोई नहीं मिलेगा तो वो आधा मर जाएगा। तो और कोरोना काल में हमने इसको देख चुके हैं। हुआ। ज़्यादातर मौतें उन लोगों की हुई जो आइसोलेशन में थे। और उसकी वजह ये थी कि उनके पास उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके लोग नहीं थे जो केयर टेकर्स होते हैं, जो सामने हो, कोई वो भावनात्मक टच नहीं प्रोत्साहन था, वो टच नहीं था। टच नहीं। जब ये प्लांट ये फ्लरिश करने लगा तब इनको लगा कि ये कुछ ना कुछ सेंस कर पाता है। इन्होंने एक मशीन बनाई, पॉलीग्राफ मशीन, और मशीन में वो जो पॉइंटर्स होते हैं, जैसे एनोड कैथोड कहते हैं, वो लगा के और एक मीटर बनाया, पॉलीग्राफ मीटर, और वहाँ लगा के रख दिया। बैक्स्टर बैठे हुए हैं, प्लांट को देख रहे हैं और सोचते हैं कि यार लाइटर से ना इसकी पत्ती में आग लगाता हूँ। मन में सोच रहा है बंदा, इसकी पत्ती में आग लगाता हूँ, और उसकी नज़र जाती है वहाँ पर और वो कांटा जो है, क्या बात कर रहे हैं, पॉलीग्राफ मशीन कपकपा उठी। पहुंचा हुआ योगी टाइप हो गया पौधा। अब देखिए, ये एक पौधे की कहानी नहीं है, मन की बात जान रहा है। हाँ, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कि उनके पास हमारे जो मन की बात वो समझ पा रहा है। उसके बाद सुनिए, तब वो कहते हैं कि अब वो मन में कह रहा है, अरे तो ऐसा कैसे इसने मेरे मन की बात जान ली। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, जाऊँगा लाइटर को ना दूर से ऐसा ऐसा करूँगा, मैं जलाऊँगा नहीं इसको, मैं दूर से ऐसा ऐसा करूँगा। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसको पता चल गया कि ये जलाएगा नहीं मुझे। और तब से लेके आज तक क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब प्लांट्स का रोल, इवन कोई क्राइम किया किसी ने तो वो भी बता देते हैं प्लांट्स, कि आप वो मशीन लगा दीजिए, यदि यहाँ पर कोई घटना घटी है उस आदमी को देख के वो कपकपा उठते हैं। और वो किताब, जिस किताब में ये पूरे किस्सा दर्ज है, कभी आप लोगों को मौका मिलता है तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स एक बुक पढ़िए। हाँ, आपने जिक्र किया, उसमें है। पीटर टम्किन की किताब है, उस किताब को आप पढ़ेंगे और प्लांट्स की सीक्रेट लाइफ के बारे में मैंने इस किताब में जिक्र, जो ये वो घटनाएं हैं जिनको पढ़कर मैं इस फील्ड में धंसना शुरू किया अपने आप को। और फिर मैं जब जाके देखता हूँ कि एक प्लांट है जिसके पास मैं मोबाइल पे गाना बजाता हूँ तो प्लांट की पत्तियाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होना शुरू होती हैं। म्यूज़िक रोकता हूँ तो फिर रुक जाती हैं, फिर म्यूज़िक बजाता हूँ तो घूमती हैं। ये क्या होगा, प्लांट्स कैन डांस। तो ये कोई खास पौधा हमें क्या सिखाया गया बचपन से विज्ञान ने, पौधों और इंसानों में अंतर आता था हमें, स्कूल में सिखाते थे। वो जड़ हैं, हाँ, वो चल फिर सकते हैं, ये चल फिर नहीं सकते, वो सांस लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पता नहीं इस तरह के बहुत सारे टेबल बना के करते थे हम। कितना गलत पढ़ाया गया हमें, सच है भाई, हमें कितना गलत पढ़ाया गया। अब सोच के अच्छा लग रहा है, हमें कितना गलत पढ़ाया गया कि सूर्य उदय पूरब से होता है। हाँ, ऑब्वियस, वो तो खैर गड़बड़ी है पूरा, है ना। सूर्य का उदय ही नहीं होता, उदय नहीं होता, अस्त भी नहीं वो तो अपनी जगह स्थिर है। तो कहीं कहीं हमारी खोट रही, हमने गलत फीड किया है बच्चों को, गलत तरीके से समझाया। हम जिस दिन ये समझाने में कामयाब हो गए नई पीढ़ी को कि ये प्लांट है, इसकी एक पत्ती चलते फिरते भी आपने तोड़ी ना, वो रोता है। जो लेटेक्स निकलता है वाइट रंग का लिक्विड, कई पत्तियों को, मदार के पौधों की पत्तियों को तोड़ेंगे आप, सफ़ेद दूध निकलता है। वो प्लांट क्राई कर रहा है, खून जैसा है, वुंड हो गया, घाव हो गया। हम पेड़ों के गोंद निकालने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं, गोंद निकलता है बबूल के अंदर में,
वो गोंद है क्या चीज़, वो प्रोटेक्शन है अपने घाव को भरने का, उसका खुद का सेल्फ हीलिंग मेथड है। तो जिस दिन हम ये नई वाली पीढ़ी को ये बताना शुरू करते हैं ना कि प्लांट्स वही हैं जैसे, मतलब हम जैसे इंसानों हम की जैसे तरह हैं। हाँ, हम जैसे हैं इनफैक्ट आपने अपनी किताब में किस्सा और लिखा जी। कि हमें समझाया गया कि हम तो चल फिर सकते हैं, वो स्थिर हाँ हैं, हाँ लेकिन आपने तो एक ऐसे पौधे का जिक्र किया, पेड़, उसका वो जो पानी में रहता है, हाँ, जो ट्रेवल करता है। ये तो वो विजिबल ट्रेवल हो रहा है, हाँ, जिसको मैं समझाने के लिए बताया कि इस प्लांट को देखेंगे आप तो वो विजिबली चलते हुए दिख रहा है आपको, वो पानी लेकिन में चल रहा है। हाँ, लेकिन ये हर प्लांट करता है। हम्म। आपके ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने कोई पेड़ लगा हुआ, ये भी चल रहा है, लेकिन उसकी जो जो मूवमेंट है, जो उसकी स्पीड है, वो इतनी स्लो है कि वो सेंटीमीटर्स में एक एक साल में मूव कर रहा है। वो मूव कर रहा है। 100% मूव कर रहा है वो। जड़ें कैसी फैल रही हैं। ये अगर मान लो गली के पास एक पेड़ या पौधा है, हाँ, हो सकता है 200 साल के बाद में 1 फीट आगे बढ़ चुका यही मैं होगा। पूछ रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा नहीं, होता ही है, होता हो ही जाएगा नहीं, मैं प्रिज्यूम नहीं कर रहा हूँ इस बात को, वाह। ऐसा ही होता है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। एक बात बताइए, मैं बीच में टोक के पूछ रहा जी। हूँ, तो हम तो ये पढ़ा है कि ये हाँ। हिलते भी नहीं है, हाँ, और आप बता रहे हैं और अध्ययन से ही बता रहे हैं और वैज्ञानिक अध्ययन से बता रहे हर हैं कि ये प्लांट तो हिलता हिलते है। हैं। हाँ, तो ये अभी आजकल सिलेबस में चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी के बदला है कि आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे नहीं हैं? बदलेगा ना वो। नहीं बदलेगा, क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि कोई ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि हम ऐसी शिक्षा दे पाएँ। जिस दिन हम सोच लें ऐसी, बच्चों को कैसी शिक्षा हो। हमें क्यों ऐसा सिखाया जाता है। हमने भागते दौड़ते जो बाजारवाद के दौर में अपने आप को जितने रफ्तार भरे जीवन में ले आए, हमने कभी क्यों नहीं सोचा इस बारे में। हम टमाटर के स्किन पर थोड़ी सी सिलवट देखते हैं तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं डस्टबिन में कि बासा हो गया। और जब 8 महीने पुराना वाला केचप और सॉस कंज्यूम करते हैं तो बड़े शौक से खाते हैं ब्रेड में लगा के। वो तो प्रोसेस्ड हो गया ना। प्रोसेस्ड हो गया, तो अब आप सोचिए क्या हो गया उसकी हालत। एक ब्रेड जो वेल प्रोसेस्ड है, अब एक चीज़ समझिएगा, बहुत प्रोसेस्ड हो गया का मतलब क्या समझते हैं आप? कि वो ख़राब नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। वो एक पर्टिकुलर टाइम क्या कहलाता है? शेल्फ लाइफ। ये केचप है, ये 6 महीना ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, यानी इतने टाइम तक ये बढ़िया है। जब आप देखते हैं अरे 4 महीना बाकी, इसको अभी है, बढ़िया है, ताज़ा है। जिस दिन आपके हाथ में आता है, पहले दिन वो स्टोर पे जब अवेलेबल होता है तब तक ऑलरेडी 10 दिन पुराना हो चुका होता है वो। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद वो 8 महीने और चलने वाला है, 6 महीना, 1 साल। प्रोसेस्ड है, उसके अंदर केमिकल और स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले गए, वो इस इंटेंशन से कि इन पर कोई बैक्टीरिया ना लगे, ख़राब ना हो। और जब बैक्टीरिया आएगा उसके ऊपर में, उसको खाने की कोशिश करेगा तो उसमें बैक्टीरिया के खाने लायक कुछ नहीं है। जो चीज़ बैक्टीरिया के खाने लायक नहीं है वो तो यूं भी मतलब देखा जाए वैसी, हाँ, खराब है। हाँ। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सड़ नहीं सकती, जो चीज़ खराब नहीं हो सकती, प्रकृति के नियमों के विपरीत ही पहुंच गए और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जिस चीज़ को बैक्टीरिया नहीं खा पा रहा है, इतना प्रोसेस कर दिया गया उसका कि उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट ख़त्म कर दिए, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। स्वाद। अब बचा स्वाद, बस। अब आप खाइए, आप खा रहे हैं उसको, आपको मिला ही नहीं वो चीज़ खाने के लिए, तो कहाँ से? इससे मुझे ना एक ऐड याद आ अब गया। आप बताइए कौन से गांव में आपने जाके देखा है कि उसकी रसोई में आपको केचप मिलेगा? देख के आ जाइए। अब तो मिल रहा है। अब तो वो तो बाजारवाद है। हाँ। वो तो अब तो क्या, चटनियाँ थी तो थी। अब तो लूडो भी खेल रहे हैं बच्चे ऑनलाइन, और ड्रीम 11 भी बना रहे हैं गाँव के अंदर में। लूडो मैं भी खेल लेता हूँ कभी कभी वाली। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सही बात है। अब तो बच्चे, सही बात है, क्या पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया। गांव जैसे हैं, रील्स बना रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सबसे बड़ा कंज्यूमर, हाँ, और बनाने वाला भी, क्रिएटर भी गांव से ही आ रहा है, वहीं पर, कंज्यूमर भी वहीं पर है, रूरल में ही। ये बाजारवाद का है बेसिकली। तो ये जो लोग कहते हैं कि मतलब परहेज, और जो लोग मनाही की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स की भी करते ये तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। परहेज और मनाही 2 अलग अलग चीज़ें हैं। परहेज मतलब भैया खाइए पिए, लेकिन थोड़ा परहेज करके, थोड़ा मतलब कंट्रोल करके, और मनाही तो मतलब टोटल मनाही है। तो आजकल ये ट्रेंड है, और ये नए एज में जो बहुत सारे आजकल एक्सपर्ट्स आ गए हैं, और फिर ये व्हाट्सएप ज्ञान और इंस्टा पे स्टोरीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें इस तरह की जानकारी जो आती है आधी अधूरी, ये बड़ी घातक हैं। तो मैं बात कर रहा था परहेज को लेकर कि मैं नहीं चाहता हूँ, या मैं नहीं मानता हूँ इस तरह का कि किसी चीज़ का परहेज होना चाहिए और किसी चीज़ को मनाही है। हर वो एक चीज़ जो खाई जा सकती है खाना चाहिए,
हर वो एक चीज़ जिसे पिया जा सकता है पीना चाहिए, बशर्ते आपको पता हो उसके लिमिट क्या है। यदि कोई कहता है कि फ़ला चीज़ खाने से ये साइड इफ़ेक्ट करती है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, यदि यदि आप साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप पानी भी पी रहे हैं तो इसका साइड साइड इफेक्ट है किसी ना किसी, सही बात है वो तो। आप शक्कर खा रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है, दूध पी रहे हैं दूध का, चावल चावल, दाल दाल, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो है। साइड इफ़ेक्ट कब होगा? जब उसका कंजम्पशन आपने उसके लिमिट से ज़्यादा कर लिया। अब आपको 2 लीटर पानी पीना है और आप पी रहे हैं 15 लीटर, तो आप गिर पड़ेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। आपके किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को एक्सेस लोड लेना पड़ेगा और वो आप बॉडी को तकलीफ़ में डालने वाले हैं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दिया आपने। तो कुल मिला के कहने का है कि आप यदि अभी बीच में मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर कि डायबिटिक्स आम खा सकते हैं, बिल्कुल खाना चाहिए, 150 ग्राम आम खाइए, किसने मना किया आपको? और लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें 150 ग्राम ही खाना है और वो नेचुरल शुगर भी चाहिए बॉडी को। और लोग हमारे देश में क्या होता है, और ये बाज़ारवाद के शिकार जो लोग हैं उनके दिमाग में कूट कूट के डाल दिया गया कि डायबिटीज़ मतलब शक्कर से टोटल दूरी कर लीजिए, आप पूरी तरह से दूरी कर लीजिए, जबकि बॉडी को शुगर तो चाहिए आपकी बॉडी को, एनर्जी चाहिए, वो भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी अवयव है, बिल्कुल चाहिए आपको। और चाहिए तो कितनी चाहिए वो आपको पता होना वो चाहिए। पता होना चाहिए। आपने शुगर बहुत सारा कंज्यूम किया है, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट ले ली है, तो उसको ब्रेक डाउन भी करिए आप। तभी जब 1 घंटा वॉक करेंगे, 2 घंटा वॉक करेंगे, थोड़ी वर्जिश करेंगे, थोड़ा शेड्यूल अपना बेहतर करेंगे, तो अपने आप तो आपका शुगर बैलेंस रहेगा। लेकिन आपने उठा के 2 चम्मच शक्कर खा ली और कुछ नहीं कर रहे हैं और आप जाके सोफे पे पैर लंबे करके पसार के सो गए, तो ऑब्वियसली वो 2 चम्मच शक्कर भी आपके लिए खतरनाक है, नुकसान करेगी। मत। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा था कि एक हमारा दोस्त है जी। इंदौर का, हाँ जी। वो सॉस के बारे में कहता है हम्म। कि मुझे सॉस से बहुत नफरत है हाँ, क्योंकि इसने सारी चटनी और अचारों को मार दिया। मार दिया, ये बात सही है। और क्योंकि हम वही तथाकथित रूप से मॉडर्न तो होते गए, लेकिन उससे ज़्यादा आलसी होते गए। हाँ, सिलबट्टे का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। अब हम हर चीज़ को ना कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं। सिलबट्टा अब कौन यूज़ करेगा, कौन घंटे भर करेगा, कौन उसको रगड़ते रहेगा, कौन उसको पीसते रहेगा। अरे ग्राइंडर में डाले फट से बनती है। और आजकल ग्राइंडर की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बाज़ार में पैक्ड चटनियाँ मिल रही हैं, और नहीं मिल रही चटनी तो कुछ नहीं, तो भैया ब्रेड अवेलेबल है, सॉस अवेलेबल है। तो उसने आपकी जो है ना वो जो जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में वो आपका एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया। लेकिन हमने क्या खो दिया? हमने वर्जिश खो दी, क्योंकि सिलबट्टे में हमारी माँ जो है वो सुबह से शाम तक कलाइयों को घुमाया करती थी ताकत के साथ में। आपके पास वक्त नहीं है, आप कहते हैं, और हकीकत में ये है कि लाख आपके पास में व्यस्तताएं हो, यदि आप अपने लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं तो फिर वो आपकी व्यस्तता बेकार है, मेरा ये मानना है। यदि आप अपने लिए अपना मी टाइम जिसको कहते हैं, वो दिन का 1 घंटा भी आप अपनी सेहत को लेकर या अपने लिए नहीं निकाल सकते आप, तो फिर आप किसके लिए कमा रहे हैं? सारी कवायद बेकार है 23 घंटे की। हाँ, आप फिर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी लाइफ जिएं, अच्छी आउटिंग करें, तो उसमें 1 घंटा रोज़ अपने आप को देना शुरू करें। हम क्या चेहरे पे जितना साबुन और जितना ध्यान से हम साफ़ सफाई करते हैं, तालुओं को उतना घसते हैं कि नहीं घसते हैं, यही इससे फ़र्क समझ में आ जाएगा। हम कितनी मेहनत से हम अपने पैरों को या घुटने के नीचे के हिस्सों को साबुन लगाते हैं, साफ़ करते हैं, केयर करते हैं। चेहरे पे इतना सा दाना निकल आए तो हम पूरे कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हम दिख रहे हैं दुनिया को। बाकी हम चलता है, यदि बाकी भाग चीज़ के की दौड़ चिंता के है जाना नहीं। है तो हम बाल गीले करके कंघी करके निकल जाते हैं कि अरे यार, क्योंकि इतनी शक्ल तो सही दिखनी चाहिए। वही। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये था, जो आप गाय वाली बात कह रहे थे कि वो गाय घास चरती है और घास फिर उगाई, क्योंकि वो इंटेंशन का इशू है, और हम उसे काट रहे हैं तो वो भी इंटेंशन का इशू है। पेड़ों पर फल लगते हैं, हम तोड़ते हैं, है ना, तो पेड़ तो खुश होता होगा। बिल्कुल खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। पर मुझे लगता है बहुत दुखी तब होता होगा जब आप बहुत सारे फल लेके जाते हैं, उनके बीजों को उठा के आप डस्टबिन में डालते हैं और सुबह आके गार्बेज वैन में डाल देते हैं और उसको उठा के डंप यार्ड में डाला जाता है। मैं सोचता हूँ कि फल वल खा रहे हैं ना आप, तो उनके बीजों को तो ज़रूर इकट्ठा करके रख लें। अच्छा। और जहाँ वो मिलते हैं
जिस जगह पे या जिस इलाके में, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब जैसे आप मगधी के या कहीं के और कुछ फल खा रहे हैं, उसको यहाँ पे उगाना चाहेंगे तो नहीं उगेंगे वो। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप जिनको आप सेव कर सकते हैं या बचा सकते हैं, या उनकी आप कहीं ना कहीं आप कोशिश कर सकते हैं। फलों के बारे में एक बात और है कि कौन से फल और कितने फल कंज्यूम करना, इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है। और जो हमने इसके पहले बात करी थी वर्णों के बारे में, फलों के, कुछ फल ऐसे हैं जिनको वो शायद इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना इम्पोर्टेंस दूसरे फलों को मिलता है। बेर जो आप कह ही रहे थे, अमरूद की बात करते हैं, गुआवा जिसे कहते हैं, ये एप्पल से, मेरे ख्याल से यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये एप्पल से 10 टाइम्स बेटर प्रॉपर्टीज़ वाला है पौधा, मतलब फल इसका। संतरे से 8 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर मिलता है, यह हमें नहीं पता है। और लोग संतरा खा रहे हैं विटामिन सी के चक्कर में, वो वहाँ खा रहे हैं। अब वैसे भी विटामिन सी के चक्कर में लोग नहीं खाते, उन लोग को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि, और फिर हम चीज़ों का जैसे अब छिलके हैं, मैं वो भी बात करता हूँ, इस किताब में भी जिक्र किया मैंने कि फलों को खाते हैं, हमें यदि सही नॉलेज नहीं है तो हम गलती करेंगे या नहीं करेंगे हर बार। चीकू खाते हैं हम, छिलके उतार के फेंक देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चीकू का छिलका है। एप्पल यदि खा रहे हैं आप, एप्पल का स्किन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो गुलाबी रंग है एप्पल का स्किन का, वो एक पिगमेंट होता है, एंथोसायनिन के नाम से जाना जाता है, जिनकी वजह से लाल और गुलाबी रंग का छिलका होता है। और ये पिगमेंट जो है वो एंटी कैंसरस है। अच्छा, जितने लाल स्किन के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे गाजर हो, चाहे लाल अंगूर हो, चाहे बीटरूट हो, जिन की स्किन्स लाल हैं, कैंसर के पेशेंट्स के लिए या एंटीऑक्सीडेंट जिनको ज़रूरत है उनके लिए सबसे बड़े वरदान है। अब आप तो एप्पल खा रहे हैं साहब, तो पहले तो छिलका उतार के फेंक दे रहे हैं, बस स्वाद के लिए खा रहे हैं, फिर स्वाद के लिए खा रहे हैं आप। आपका फेवरेट कौन सा वैसा फ्रूट? देसी फल सारे, फिर भी, और हर सीजनल फ्रूट को खाता हूँ। अच्छा, हर सीजनल फ्रूट खाता हूँ मैं। फलों, मतलब फलों की बात हो तो मैं इतने सारे फल खाए मैं और खाता हूँ। और कई, अभी हालिया में इस बार मैं तेंदू मिस कर गया था, बहुत अच्छे से मज़ा नहीं आया था खाने में मुझे। तेंदू एक फ्रूट होता है जिसको केंद कहते हैं आप लोग झारखंड में। वो 2-3-4 ही मिले थे मुझको, टेस्ट मज़ा नहीं आया। तो एक दिन मैंने अचानक सुबह, रात को मेरी बात हुई एक आदिवासी से गांव में, यार तेंदू, बोले साहब वो इस साल एक तेंदू का पेड़ है जिसमें, तेंदू में जनरली 4 से 5 बीज होते हैं और बहुत इरिटेटिंग होता है क्योंकि पल्प बहुत थोड़ा सा होता है और बीज बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं उसके अंदर में। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा जंगल में एक पेड़ है जो जिसमें जो तेंदू लगता है वो सीडलेस है, बीज ही नहीं होते उसके अंदर। तो उसने मुझे इतना बोल दिया कि साहब इस बार उस पेड़ में अच्छे फल आए हैं, रात में मुझको बताया। हमने सुबह 5 बजे उठाई अपनी बाइक और पहुंच गए 100 किलोमीटर दूर तेंदू खाने के लिए। पेट भर के तेंदू खाए। मतलब ये फलों के लिए इतना मेरा मतलब वो दीवानगी है कि वो वहाँ पे मिलेगा, मुझे इस समय खा लेना है। तो ये जो प्रकृति ने ना आपके लिए ना हर सीज़न के लिए फल बनाए हैं। लोग ठंड में संतरा खाने से डरते हैं, नींबू नहीं पीते, नींबू नहीं खाते। अब ये अजीब सी बात है, लेकिन ये नेचर ने उसको जिस सीज़न में लाया है ना, उस सीज़न में आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर में है। जिस दिन ये हम समझ जाएं, और विपरीत सीजन वाली चीज़ खाएंगे आप तो वो भी प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है, पर समझे कहाँ से? आप तो कह रहे हैं लोग समझते नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बताएगा कौन? और मतलब बताएंगे ना, पता क्यों नहीं चलेगा? जाएं अपनी नानी से बात करें, बुजुर्गों के पास बात करने, बुजुर्गों से बात करने का वक्त किसके पास में? पहले तो इंस्टाग्राम से फुर्सत, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता ना। नहीं, उनको नहीं आता व्हाट्सएप चलाना, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको ये रोज़ जाके आपको बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, रोज़ जाके आपकी क्लास लेनी दादाजी के साथ में। आप हो सकता है बाहर जॉब कर रहे हैं, आप अकेले रहते हों, लेकिन जब आपको मौका मिलता है ना, जब आप घर परिवार में बुजुर्गों के आसपास में, ज़रूरी नहीं आपके नाना दादा, आपके पेरेंट्स हो सकता है बहुत दूर हों आपसे, पर आप सुबह वॉक करने जाते हैं पार्क में, कहीं निकलते हैं, बुजुर्ग नहीं टकराते,
किसी कैंटीन में, किसी खाने की जगह पे कहीं ना कहीं बुजुर्ग आप बात करना शुरू करें। मैं इनको इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ बुजुर्गों को, और जीपीएस भी मानता हूँ इनको गांव के। आप चौपाल में बैठे रहते हैं, जब वो शाम को हुक्का जला के या किसी खटिया पे बैठे हैं, शाम को जाके पूछिए उनसे फला कहाँ रहते हैं चौधरी साहब, तो बोलेगा ये चौथा घर उनका, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ आपको, लेके जाएंगे। मतलब हम इतना हम अपने इस भागते भरे जीवन में हमने क्या कहाँ खो दिया उन सब चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को। लोरियाँ कहाँ चले गई, वो कहानियाँ किससे कहाँ चले गए जो बचपन में माँ बाप हमको, या आज वो दौर है भी या नहीं है। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि आज माएँ जो है वो बच्चों के हाथ में मोबाइल देती हैं और फिर खिलाती हैं खाना। माँ का इंटेंशन ये है कि मेरा बेटा कैसे भी करके खा ले, लेकिन बेटे ने तो देखा नहीं क्या खाया। आज हम भी खुद देखें, हम खाना खाने के बाद में भी हम ये प्रैक्टिस में ले आएँ कि खाना खाते खाते हम सिर्फ ये रिकॉल करने की कोशिश करें कि हम किस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं। ये जीरा है, इसमें नमक है, ये दाल है, ये मिर्च है, और क्या कह दी, ये जो रिकॉल कर लें। ये साइंस है अपने आप में। वो साइंस इसलिए है कि जो ब्रेन में मैसेज जाएगा तो वो सलाइवा बनेगी, लार बनेगी, और लार एंजाइम्स हैं जो उसको पचाएंगे, और जो पचाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई, यदि यहाँ 40% प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो गई आपकी, तो खाना अपने आप अच्छा पचेगा, अच्छा जल्दी पचेगा और बेहतर पचेगा। अब हम टीवी लगा दी सामने और हमारी थाली हाथ में, और हम ऐसा देखते देखते खा रहे हैं या मैच देखते देखते खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने कई बार ये होता है, आप खाना खा लेते हैं पूरा, आपको पता नहीं था कि चटनी भी थी घर में या थाली में, छूट जाती है, अरे यार याद नहीं रहा, उसके चक्कर में चटनी छूट गई मेरी है ना। तो यही सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि बदलाव आए, और ये बदलाव का जिम्मा हम ही लोगों के पास में, शायद हम लोग आखिरी पीढ़ी जो शायद थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हैं पीछे का, क्योंकि हमने अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड और सब चीज़ें देखी हैं। व्हाट्सएप अभी अभी आया है, उसके पहले हमने पेजर भी देख लिए थे, टेक्सटिंग करने के मैसेजेस, उसके पहले अंतर्देशीय भी थे, और उसके पहले 10 पैसे की मतलब वो सब ट्रांजिशन संधि काल में पैदा हुई पीढ़ी है, तो थोड़ा सा आइडिया है, तो हम कम से कम रिलेट कर पाते हैं। लेकिन ये नई जो पीढ़ी अभी आके क्या बताए, इसके लिए कठिन है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब लिखी है आपने, जंगल लेबोरेटरी, और मैं उसमें बहुत सारे किस्से कहानियाँ देख रहा था। बहुत अच्छी बात क्या है कि हम जहाँ तक नहीं पहुँचे, आप वहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं। तो ये जो आप आदिवासी इलाकों में रहे, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, यहाँ आपका तजुर्बा क्या रहा, अनुभव क्या रहा? ऐसे कुछ किस्से हैं आपके पास जिसको आपको देखकर लगा हो कि इनके पास उपचार है और वाकई बहुत प्रभावी उपचार है? जैसे एक तो आपने बताया, लेकिन क्या प्रक्रिया, क्यों हम कभी जाके देख ही नहीं सकते, आप तो गए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बहुत सारे उपचार हैं। मैं बताऊँ आपको कि लगभग सारे प्रॉब्लम्स और सबके सॉल्यूशंस हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकार है। और गांव देहातों में अक्सर मैंने देखा है कि उनके पास में अलग अलग चीज़ों की एक्सपर्टीज़ भी है। जनरली जो गांव के जो वैद्य होते हैं वो तो कहलाते हैं, उसके पास हर समस्या को लेकर लोग जाते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर ट्रस्ट भी होता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वो फिर आपको शक्कर भी दे देगा, पुड़िया मान के आप खाते हैं और आप साइकोलॉजिकली ठीक हो जाते हैं। यही सब होता है। लेकिन जो जानकार होता है वो कहीं ना कहीं एक या दो चीज़ों पे उसकी मास्टरी होती है। अच्छा, एक दो चीज़ों में उसकी बहुत मास्टरी होती है, जिसकी वजह से उसकी बाकी चीज़ों की भी दुकान चल जाती है। ठीक उस तरह से जैसे कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक ब्रांड बहुत चलता है, वो एलिफेंट प्रोडक्ट कहलाता है, उसके आड़ में 10 प्रोडक्ट और चल जाते हैं कि नहीं यार फला कंपनी का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। होती है एक्सपर्टीज़ उन लोग की। हम लोग का जो काम करने का तरीका होता है, हम वही कोशिश करते हैं खोजने की कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल निशाने पे लगती है इस बंदे की। ऐसे बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैंने देखा है कि वो बहुत सटीक निशाना बैठता है। मैंने किडनी स्टोन के पेशेंट्स को, लोगों को देखा फटाफट ठीक होते हुए, गारंटेड ठीक होते हुए देखा है लोगों को। मैंने पाइल्स और हेमराइड के पेशेंट्स को देखा है। मैंने जॉइंट पेन के
पेशेंट्स को देखा है ठीक होते हुए, इन्हीं जड़ी बूटियों से, जड़ी बूटी सारी चीज़ों के। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई कहीं सुन ऐसा रहा था एक बार कि भाई आदिवासियों में इन लोगों में कैंसर के केसेस कम हैं। क्यों होंगे कैंसर, और कैंसर है क्या? वाकई नहीं है। एक ज़िला है जहाँ डांग में जहाँ काम किया हूँ, गुजरात, 2002 में प्लानिंग कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें इंडिया की टॉप 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक हाँ बिल्कुल, डांग डिस्ट्रिक्ट। और ICMR का रिपोर्ट ये बताता है कि उस ज़िले का नेटिव जो भी रहने वाला वासी है, उसको वहाँ आज तक कैंसर रिपोर्टेड नहीं है। उस ज़िले में कैंसर रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा या मेरा अनुभव बताऊंगा सिर्फ इस बात को लेके। मैं यहाँ पे कोई किसी ट्रीटमेंट की पैरवी करने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। एक बहुत, इस किताब में भी जिक्र है उस मसले का। एक जानू काका करके एक बुजुर्ग जानकार डांग में 97 ईयर्स तक वो रहे और वो चल बसे 2015 में। 2004-05 में मैं उनसे पहली बार मिला था और मैंने उन जानू काका के स्तर का कोई हर्बल जानकार आज तक नहीं देखा मैंने। जितना मतलब सटीक नॉलेज था उनको और ज्ञान था उनका, जनरली वो ऐसा कहते हैं गांव देहात के लोग कि चाइल्डलेस कपल के लिए वो बहुत मतलब गजब नॉलेज रखते थे और उनको जो कुछ ऑप्शन बताते थे या जो भी तरीका बताते थे वो उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ, प्लस कैंसर के लिए। 2006 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार केविन वोइट इंडिया आते हैं। उन्हें एक स्टोरी करनी थी कि दुनिया भर में 5-6 ऐसे एक्सपर्ट कौन से हैं जो आदिवासियों के साथ काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ उसको घूमना था दुनिया भर में। वॉल स्ट्रीट जर्नल US का सबसे बड़ा अखबार। केविन वोइट पता नहीं कैसे मतलब उनको पता चलता है कि दीपक आचार्य नाम का कोई एक बंदा है जो इंडिया में काम कर रहा है। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ आपसे। वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल पे कम्युनिकेशन होता है, बाद में तय होता है कि वो इंडिया आ रहे हैं और उन दुनिया के 5-6 बड़े जो सो कॉल्ड हीरोज़ हैं उनमें से एक आपको सेलेक्ट करा जा रहा है, मुझको बोला, और हम स्टोरी करेंगे आपके साथ में। वो आते हैं इंडिया और इंडिया आने के बाद में वो मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरे साथ चाहते हैं कि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ 10 दिन रहें इंडिया में, और वो मेरे पर लायबिलिटी नहीं बनेंगे। वो सुबह 8-9 बजे जब मेरा दिनचर्या चलती है वहाँ वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, 10 दिन मेरे साथ बस घूमेंगे वो। तो वो अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में था मैं उस वक्त, तो वहाँ से वो डांग गए मेरे साथ में, और पहला ही दिन था ये। डांग पहुँचते हम 450 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से, और हम बैठे हैं और जानू काका के क्लिनिक में हम बैठ के बात कर रहे हैं। छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 क्या 5 बाई 5 का कमरा, छोटा सा, धोती और वो कुर्ता पहना हुआ और सिर पे एक आड़ी वाली कैप महाराष्ट्र वाली लगा के, और बीड़ी फूंकता हुआ एक बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ है, जानू काका। उनके साथ में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। केविन आते हैं, साथ में मिलते हैं, मैं उनको मिलवाता हूँ। ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दादा गुजराती और मराठी मिक्स जो लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अचानक एक आदमी, वीरपुर करके एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से आता है। कोई आदमी, पेशेंट आता है उनके पास में, ये उनकी क्लिनिक थी, फार्मेसी, और वो आके बताता है कि उसको 3-4 यहाँ पे नॉट्स हैं, बोल नहीं पा रहा, मुंह पूरा सूजा हुआ था उसका, मुंह पूरे छाले थे। मैंने उसका मुंह खुलवा के, तो मुंह खोलते नहीं बन रहा था उसके, और पूरे नोड्यूल्स दिख रहे थे मेरे को उसके गले में। जानू काका ने देखा, बताया, और एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर रखे थे, गिवन अप कर दिया था, उनको बोला था घर ले जाइए, 2-3 महीना सेवा करिए इनको, और बस इतना ही है। और जैसा हर्बल मेडिसिन के साथ में दुर्भाग्य कि लोग सबसे आखिरी में पहुंचते हैं कि जब कहीं नहीं हुआ, कुछ है क्या भाई, इसे भी देख ही लो, कुछ है क्या, इसको भी ट्राई कर ले। तो वही स्टेज में वहाँ पर आए। जब वो आदमी आया वीरपुर से, वो आदमी आया, वीर सिंह नाम था उनका, और वो नंदुरबार के पास से, नंदुरबार ज़िला है, वहाँ से आया था। वो आदमी आके बैठा और वो चुपचाप बैठा। तो उसके साथी ने बताया कि इनको गांठ है, दादा को बताया, जानू दादा को, और ये केविन यहाँ से शूट कर रहे हैं और फ़ोटोज़ ले रहे हैं। दादा ने एक पत्ती पकड़ी
और वो पत्ती सोन पत्ती की थी, उसको हिंदी नाम याद कर रहा हूँ मैं। तो वो उन पत्तियों के बीच में कुछ एक बुरादा उन्हें लपेट के बीड़ी बनाई और इसको दे दी पीने के लिए। जैसे तैसे मुंह में सेट करके आग सुलगाई गई और बीड़ी पिलवाई गई उसको। ये हैरान है आदमी केविन, सिगरेट यानी बीड़ी कैंसर वाले को, और वो फुकवा रहे हैं उसको दादा 2 बार 3 बार। फिर ख़त्म हुआ बात, उसका कांटेक्ट नंबर लिया गया और वो चले गए उन लोग। कांटेक्ट नंबर ले लिया इनने, केविन ने उस बंदे का। दादा ने उसको 1 महीने की दवा दी और बोला 1 महीने बाद फिर आना, ऐसे 3 महीने में मैं ठीक कर दूंगा। ये दादा का कहना था, मैं भी उस समय था। खैर ये सब बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में वो हम चले गए पातालकोट। वहाँ से पातालकोट में भी उसने थोड़ा कुछ काम देखा, अपने एडिटर को फ़ोन लगाया। वो 1-1 2-2 घंटा बात करता था वहाँ से टीले पे जाके, कवरेज नीचे नहीं आता था। मुझको बोलते हैं डॉक्टर मैं 10 दिन और रुकना चाहता हूँ आपके साथ में। मैं बोला यार ये अजीब मुसीबत है, मैं आपको लेके, क्योंकि आप विदेशी हो, सिक्योरिटी से लेके हर जगह, हर पुलिस स्टेशन मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है आप आए पहले हो। बताना। बोला नहीं, वो जो 6 हीरोज़ का था उसको कैंसिल करके हम सिर्फ अब आप ही करो। आप ही की स्टोरी कर रहे हैं। इस किताब के बैक में आप देखेंगे तो वॉल स्ट्रीट का एक कोट लिखा हुआ है। तो उसने वो स्टोरी करी मुझ पर पूरी। अब वो स्टोरी करने के पीछे यही कहानी है कि 4 महीना हो गया कोई स्टोरी नहीं आई, 5 महीना हो गया स्टोरी नहीं आई। मैंने ईमेल में, तो भाई 20 दिन तू मेरे पास रह गया, खिलाना पिलाना घूमना फिरना क्या हुआ उसका बता तो सही। बोले वी आर वर्किंग ऑन टू इट, वी आर वर्किंग ऑन टू इट। 2-4 एक दिन वन फाइन डे 12 मार्च 2006 को मेरे पास में ये जानकारी आती कि आपका आर्टिकल है, लिंक है। और वो पढ़ने के बाद मैं खुद हैरान था कि मैंने इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया था उस चीज़ को कि केविन और बिन्नी सभरवाल करके एक उनकी टीम है बॉम्बे में जो वॉल स्ट्रीट का काम देखती थी। इन लोगों ने उस बंदे का जो कांटेक्ट नंबर लिया था उसको कंटिन्यूस फॉलोअप शुरू किया ना, 7वें दिन से अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है। 1 महीने तक फॉलोअप करते रहे। बाद में 1.5 महीने बाद करीबन वो जो नंबर दिया था पीसीओ का नंबर था, वहाँ से बोला कि लीजिए बात करिए आप उससे। हो। और 3 महीने में आदमी कंप्लीट 100% फिट हो गया। उसके बाद ही वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट पब्लिश करी और उसका टाइटल था मॉडर्न मेडिसिन, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, न्यू लाइफ टू ओल्ड क्योर। और उसका लिंक आप कभी देखिएगा इंटरनेट पे, आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे आप। ये 2006 की बात बता रहा हूँ मैं। अब ये बात कहाँ से आई, मैंने किस्सा क्यों लेके आया, अब मैं घुस गया उस फार्मूले के अंदर। पता चला ये पाउडर जो था ये बांस का पाउडर था। अच्छा। बांस की एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जहाँ पे बांस लगते हैं जंगलों में, उसकी एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जिसमें उसमें कीड़ा लगता है। और कीड़ा लगने के बाद में वो गलता है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है उस बांस का। उसी का चूरा वो दादा यूज़ करते थे, बम्बू का। अब मैं फिर और थोड़ा पढ़ना शुरू किया। बाद में निरमा यूनिवर्सिटी एक रिपोर्ट निकालती है, पब्लिश करती है, और उसमें बताया जाता है कि एंटी कैंसरस है बम्बू। जो रिसर्च बताती हैं कि ये एंटी कैंसर होता है बांस। अब मैं निरमा की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ जानू काका ने मेरे को बांस का यूज़ करते थे। फिर और थोड़ी गहराई में घुसा, डांग में कैंसर क्यों नहीं होता आदिवासियों में, जो आपका सवाल था। फिर मैंने खोजना निकालना शुरू किया। भाई साहब, पैदा होता है बच्चा तो बांस का रस को चल के 2 घूंट पिलाते हैं, बांस का अचार बनता है, बांस की चटनी बनती है, हर एक रिचुअल में बांस का रोल होता है। मरने से पहले जो गंगा जल पिलाते हैं ना, मरणासन्न व्यक्ति को बोलते हैं बिस्तर से उठा दीजिए, ज़मीन पे लेटा दीजिए और हनुमान पाठ और फला फला करिए, जो भी कहते हैं उस समय गंगा जल पिलाइए कहते हैं। वहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि बांस का रस पिलाया जाता है। अब एक बांस जो उनके कल्चर का इंटीग्रेटेड हिस्सा है, तो कहीं तो उसका असर आया होगा जो वहाँ पर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं है पूरे इलाके में। तो ये पूरी कहानी का बताने का जो कवि का जो तात्पर्य है, कवि कहना चाहते हैं कि आदिवासियों में कैंसर इस वजह से नहीं होता। ये अब इस तरह की घटनाएं घटती तो ये जो 1-2 दिन में कभी नहीं होता है,
इन सब चीज़ों को खोज निकालने में आपको हफ्तों महीनों जूतों के तालुओं को रगड़नी पड़ती है, तब जाके जानकारी निकल के आती है और तब कंक्लूड कर पाते हैं। तब मैं जान पाता हूँ कि नहीं यार, ये जो बांस का जो अचार होता है ना, ये क्यों नहीं आया मेन स्ट्रीम में, हर घर जाना चाहिए। कहाँ हमने गलतियाँ कर दी खान पान में, क्यों हम वेरिएशन नहीं लाते, क्यों हम दाल चावल और उन 4-5 सब्जियों में अटक चुके हैं, हम क्यों नहीं वैरायटी ला रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि नहीं, आप एक काम करिए, आपकी रसोई में आप एक नियम बना लीजिए कि इस हफ्ते हमने अरहर की दाल खाई है और मूंग की दाल खाई है, अगले 1 महीने तक हम अरहर और मूंग नहीं खाएंगे। दाल के दूसरे अल्टरनेटिव देखेंगे, मसूर की दाल खाएंगे, कोई और दाल खाएंगे, चावल का अल्टरनेटिव निकालेंगे, मिलेट्स लेके आएंगे, थोड़े थोड़े मिलेट्स खाएंगे, श्री अन्न जिसे कहा जा रहा है इस समय। और वो भी मतलब बहुत सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए अब वैरायटी ऑफ फूड आपके अंदर जाना चाहिए। भाई साहब, आपके जवान में लाखों टेस्ट बड्स हैं, यदि नमक का एक टुकड़ा जीभ के सबसे सामने हिस्से में रखेंगे तो आपको अलग स्वाद आएगा, और वही नमक का टुकड़ा जीभ के पीछे रख के रखेंगे तो या तो स्वाद आने में देरी लगेगी आपको, या कुछ और स्वाद आएगा उसका, या थोड़ा कड़वाहट आएगी। अलग अलग बर्ड्स हैं, या स्वाद नहीं आएगा आपको। नाक बंद करके आप एप्पल खाइए और प्याज खाइए, दोनों का स्वाद एक जैसा लगेगा, आजमा के देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो सुगंध से मैसेज से सलाइवा और टेस्ट और सब चीज़ें होती, सब इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारी इतनी लाखों टेस्ट बड्स हैं, हमने किस किस को प्लीज़ किया आज तक। कई टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको अपने तक अभी तक अनुभव ही नहीं किया होगा। ऐसी क्या वजह होती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को याद करके आपको एकदम से उसकी फ्रेगरेंस दिमाग में घूमने लगती है, या एक बार खाएं तो अरे यार एकदम नॉस्टैल्जिया होता है कि बचपन में खाया करते थे यार ये चीज़। हम जामुन को एकदम से या उसकी फ्रेगरेंस सुंघाऊं तो आप कहते हैं ना कि यार इसकी सुगंध किसके समान आ रही है। क्यों कोरिलेट करते हैं आप? मतलब कुल मिला के तो बात यही है कि कुदरत के साथ जितना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए तो उतना है नहीं हमारा। और हमने नहीं रखा तो आज हम एलोपैथी या दूसरी व्यवस्थाओं की तरफ चले गए। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे आप जो बांस वाली बात कह रहे हैं, मुझे कई बार ये महसूस होता है कि ये तुक्के में तो नहीं हुआ होगा, ये संयोग से तो हुआ ही नहीं होगा। जिन्हें हम आज शोध कहते हैं, अध्ययन चले, स्टडी चल रही है अभी साहब, अब ये हुआ, ये कभी किसी कालखंड में चाहे किसी भी लेवल पर रहा हो, लेकिन बांस या किसी भी वस्तु पर अध्ययन तो हुए होंगे। वो पर्टिकुलर आदिवासी समाज करता रहा हो, कोई और करता रहा हो, और फिर हमारे पास शायद वो व्यक्ति नहीं बचे या वो शोध पत्र ना बचे हों, लेकिन वो लोग रह गए बस जिन्हें उनके पुराने लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना और ठीक हो जाओगे इससे। लेकिन उसके पीछे एक साइंस रहा होगा, उसके पीछे अध्ययन की एक श्रृंखला रही होगी, किसी ना किसी और चीज़ का स्टडी की होगी, वो कामयाब नहीं हुआ होगा, बांस हो गया तो अब बांस पर चलते हैं, ये हुआ होगा। ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है। बिल्कुल, बस हम उन्हें ट्रेडिशनल बोलते हैं। यही तो लड़ाई है एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की। हम एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि बताओ इसका क्या सबूत है कि ये ठीक करेगी, बताओ हल्दी खाने से ऐसा होगा कि नहीं होगा। और एक तरफ एक्सपीरियंस आपके पास में कि 1500 सालों से हल्दी खाई जा रही है, तो आपने एक्सपीरियंस को तरजीह नहीं दी। आपने तो चाय पर भी बड़ा अच्छा लिखा। बहुत सारे आपकी जो किताब है ना, वो ऐसी नहीं है जैसे कहते हैं वन टाइम रीड। आपकी किताब का चक्कर वो आराम से पढ़नी है। ये हो सकता है आपको आधे पेज में आपका जो है वो, मतलब चाहोगे कि इससे आगे नहीं पढ़ूँ। हाँ, फिर अचानक होगा कि अच्छा अब ना मैं थोड़ा गूगल कर लूँ इस पर। हमने अभी कॉफ़ी पी। हाँ, अब मैं, चूँकि दौर भी चल रहा है गर्मियों का, अब लेमन ग्रास आपने सुना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास टी बोलते हैं। लेमन ग्रास टी, ग्रीन टी के नाम से भी बड़ा ग्रीन टी चर्चित शब्द है आजकल। पेय पदार्थ, फिटनेस फ्रीक लोग, ट्रेंडिंग है फिटनेस फ्रीक। वो जो लेमन ग्रास होती है ना, उसको लेमन ग्रास को 4-5 लेमन ग्रास की लीफ लेकर बारीक बारीक कतर लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, उबालिए, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए कुचल के, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, और फिर उसके बाद पी के देखिए। आपको स्वर्ग वाली अनुभूति नहीं होगी ना उसके फ्रेगरेंस से, और इतने ऐसा लगेगा ना आपको कि बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया है ब्रेन, वो महसूस होगा। अब ये लेमन ग्रास का एक ही आइटम बताया मैंने, इसी ड्रिंक को, जो मैंने चाय बनाने का जो प्रोसेस बताया, इसी को
छान लीजिए, ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर लीजिए, और फिर ठंडा करके पीने के बाद देखिए कोल्ड ड्रिंक फेल हो जाएंगे सारे फिज़ी ड्रिंक जो हैं, कोको को जो भी है, वो ड्रिंक आपको लगेंगे कि पानी भर रहे हैं इसके सामने आके। क्योंकि वो जो आपके पास में चीज़ आ रही है ये रियल टेस्ट है और रियल मतलब सही तरीका है चीज़ों को एंजॉय करने का, पीने का, और यही सब चीज़ें गांव देहात के लोग कर रहे हैं। और जिसको अब सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, ये प्रोबायोटिक हल्ला अभी होना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से प्रोबायोटिक आइटम खा रहे हैं, पेज कहते हैं उसको। ये इसको मार्केट करने के लिए चीज़ें बना दी गई है। कुछ तो आपने बढ़िया बताया, जैसे गर्मियों में ये नींबू पानी से लेके और कच्चे आम का पन्ना और छाछ और पंजाब वाली लस्सी, कोधड़। हाँ, मतलब ये ऐसे कोई सोचे गर्मी में क्या पीने, कोल्ड ड्रिंक पी लो यार। और ऐसे अगर देखें तो क्या मतलब 2500 चीज़ें जो पी सकते हैं आप, तो कमाल करती हूँ आपके शरीर में। आप करके देखिए ना एक्सपेरिमेंट। आप भाई से पढ़ के तो लग रहा है करना चाहिए। आप करने वर्थ कुछ है। नहीं, मैं सिंपल बताऊँ एक चीज़, है। आप घर में आप कभी करके देखिए, 1 कप पानी खौलाने में कितना टाइम लगता है, और उसमें से इतना सा टुकड़ा सी नमन का डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा स्पाइसेस डाल दीजिए, 1 लेमन निचोड़ के थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और पी के देखिए आप चाय पीना भूल जाएंगे, ये तो कॉफ़ी पीना भूल जाएंगे। और आपने जो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पीना चाहिए, हाँ, लेकिन आपकी प्रेफरेंस बदल जाएगी। आप सेवा करिए ना अपने टेस्ट बड की। हाँ, ठीक बात है, जब दिए हैं तो यूज़ करो। ऊपर वाले ने दिया है इतने बेहतरीन टेस्ट बड, आपको अलग अलग तरह के टेस्ट। अब कैसे आप जब डीओ यूज़ करना या कुछ करना तो आप बिल्कुल चेक करके टेस्टर्स लेते के हैं। साथ खाने के मामले में कितने चूजी और सेलेक्टिव हैं, आप देखिए तो सही। और आपने ये कमाल जो ये आदिवासी भोजन बताया, इसको तो मुझे एक बार वैसे मतलब बहुत शानदार चीज़ें बताई। और जो आप कह रहे थे कि हम 4-6 चीज़ें खाते हैं अपने, हमारा मेन्यू है नहीं। अच्छा, कमाल क्या है कि होटल रेस्टोरेंट में मेन्यू है नहीं। और आपकी किताब पढ़ूं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो सब मिस कर रहे हैं हम, तो खाई नहीं रहे। चीज़ें हैं और सब चीज़ें हैं वहाँ पर, कौन सी भाजी नहीं है। एक प्रॉब्लम है पर दीपक भाई, वहाँ है और सही रूप रंग में है, यहाँ आते आते तो वो तो है ही। अब ठीक है, मेहनत करके लेने भी चले जाओ आप, लेकिन क्या गारंटी आप जो घर ला रहे हो। बिल्कुल, आप तो कुंदरू समझ के खा ही रहे हो। बिल्कुल खा रहे हैं, लौकी समझ के खा ही रहे हैं। ऑक्सीटोसिन है उसके अंदर भरा हुआ, काम उसका भी सॉस जैसा हो रहा है। हाँ, रात को जाके इंजेक्शन मारते हैं, सुबह मोटी हो जाती है, सुबह लंबी हो जाती है भाई, ये प्रॉब्लम तगड़ा है। तो मांस के जैसा लगता है तरबूज का स्वाद। वो डाल रहे हैं सैकरीन उसके अंदर में, कलर डाल रहे हैं। एक ज़माना था जब मेरी माँ बाज़ार भेजती थी हमको भिंडी लाने के लिए, तो हम 15 मिनट लगता था हमें 1 पाव आधा किलो भिंडी सेलेक्ट करने में। भिंडियाँ पकड़ते, उसकी पूंछ को दबाते, टक से तोड़ते, हाँ ये लेना है, फिर टक से चेक करते, फिर लेना है। कुछ आड़ी हैं, कुछ तिरछी हैं, कुछ छेद लगे हुए हैं, सबको छांटना है, अच्छी वाली निकाल के लानी है, तब जाके भिंडियाँ आधा किलो निकलती थी। अब आप जाइए, ढेर रखा हुआ वहाँ 100 किलो का, आपको कुछ भी उठाएगा, सारी एक साइज़ की, जैसे इंच टेप से नाप के उन्हें रखी है रेडी, सारे एक जैसे साइज़ की लौकियाँ। अब तो ऊपर वो जो पन्नी पर लपेट देते हैं हाँ, किसी भी चीज़ पर, हाँ, तो लगता है ये ठीक होगी, और ओके का स्टिकर लगा रहेगा, ओके का स्टिकर लगा के देते हैं। हाँ, तो हम मान लिया, ठीक है। मुझे मालूम है ना, सबसे ज़्यादा झोल वहीं लगता है, पता है। जब ऐसी चीज़ देखता हूँ ना, मैंने जो कहा था कि जो चीज़ सड़ नहीं सकती, जो चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, उसको यदि आप खाएंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। और यदि कहीं आप ढेर में देख रहे हैं, सब्ज़ी लेने गए हैं, और 2-4 सड़ी हुई भिंडियाँ दिख रही हैं, और 2-4 लौकियाँ सड़ी और मोड़ी हुई दिख रही ना, आप उसमें से ज़रूर लीजिएगा। ये बिल्कुल सही थ्योरी है, क्योंकि उसको कीड़ा खाने आया था, हाँ, खाया है, एंजॉय किया उसने। हाँ, तो कीड़ा जो है, हाँ, वो सबसे सही मापक है समझने का कि ये ठीक चीज़ थी, नहीं तो वो भी नहीं खा रहा। अच्छी चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छी चीज़ों के पीछे हम भी भागते हैं, कीड़े भी आते हैं। आप इतनी सुंदर सुंदर जगह गए घूमने, कमाल, ज़बरदस्त। आपकी इस किताब में बड़े सुंदर सुंदर फ़ोटो भी हैं, मैं देख भी रहा था, सुंदर सुंदर फ़ोटो। इनमें कई जड़ी बूटियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो देखने में तो ऐसी लगती हैं घास हैं, तो लेकिन मुझे यकीन है कि इन पर बहुत अध्ययन हुआ होगा। बस इतना बताइए, क्या हाल में भी अध्ययन चल रहे हैं, भले ही शहरों में लैब्स में चलते हों, या हमने छोड़ दिया अब कि नहीं, ये आदिवासी अपना जाने, हम अपना जाने? नहीं, ये सब रिसर्च और ये सब चीज़ें तामझाम सदियों से चले आ रहे हैं। एक चीज़ बताइए भाई साहब, कंदमूल का बहुत मैंने प्रसंग सुना है कि राम थे, उन्होंने कंदमूल खा लिया, वो कृष्ण ने कंदमूल खा लिया,
फिर मैं गया इलाहाबाद एक बार 15-16 साल पहले, और फिर वहाँ एक आदमी बेच रहा था कंदमूल। तो मुझे पता नहीं वैसा ही था नहीं था, वही था नहीं था, पर मैंने बड़े शौक वो से गोल खाया। वाला बड़ा वाला हाँ, लाल लाल रंग का होता है बाहर, ये छील के देते अब हैं। आप ही बताइए होता है क्या होता है कंदमूल? है ये बताऊं मैं आपको कि ये इतनी मतलब अभी मेरे साथ कौन था, मेरा एक मित्र हैं, बड़े अच्छे व्यवसायी हैं, और हम जा रहे थे पतालकोट में, उनको लेके घुमाने जा रहा था। तो मुझसे पातालकोट एग्जैक्टली कहाँ है? पतालकोट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की, बस 70 किलोमीटर दूर है वहाँ से, हेडक्वार्टर से। सब जा सकते हैं घूमने? सब जा सकते हैं। इसे देख के तो मन होता है घूमने का। नहीं, सब जा सकते हैं, पर वो मतलब आप ऐसे तो सभी लोग जाते हैं। इसमें जानू काका की फोटो भी है। ठीक है, फिर तो वही है कि आप मुझे देखकर आपके दिमाग में एक फीलिंग आ रही होगी, भाई साहब मुझे देखकर कुछ और सोच रहे होंगे और वो कुछ और सोच रही होंगी। तो देखने का नज़रिया होता है। पतालकोट मैं जाता हूँ तो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, आप जाएंगे अपने नज़रिए, आप पहाड़ नदी पर्वत देख के आ जाएंगे। ठीक बात। हो सकता है मैं आपके पैर के नीचे, धूल के नीचे जो एक घास दिख रही है, मैं उसको देख के एंजॉय कर लूँगा, और शायद मैं वहीं रुक जाऊँगा। वो आपका पातालकोट है, वो मेरा पातालकोट। तो वो ये बात चल रही थी, तो आपकी जो कंद की बात कर रहे हैं आप, तो ये भी बड़ा झोल है। ये भी मतलब देखिए, लोग यदि आपको बेवकूफ़ बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। और आज कोई ऐसे मेले नहीं है, कोई ऐसा कुंभ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें बिक ना रहो, ये कंद ना बिक रहा हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप हरिद्वार बड़ा जाइए, खुश हुआ उसे देखकर कि इतना आदिकाल का फल है, अब तक मिल रहा है। राम जी जब वनवास जा रहे थे तब वो खाते थे, और बताते हैं उन लोग, तो रामकंद के नाम से बेचते हैं उसको। तो वो जो केतकी करके एक पौधा होता है, जो आपने दिन रात देखा होगा। अच्छा, दिन रात देखेंगे आप, मतलब गांव देहात जाएंगे ना तो पार पे नुकीली नुकीली पत्ती वाला एलोवेरा टाइप का एक होता है। अच्छा, दिखता मतलब दूर से, लेकिन बहुत नुकीली पत्तियां होती हैं और कांटे होते हैं उसके टिप में बिल्कुल। बाड़ में लगाते हैं लोग। उसमें एक कंद होता है, नीचे निकलता है। ठीक, अच्छा, ये वही कंद है। पहली बात सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं होती। उस कंद को बड़ा साफ़ करके उसको लीप पोत के गुलाबी रंग से कलरिंग करी जाती है उसके चारों तरफ में। और पूरा खेल जो होता है उस कंद का, उस जो बंदा जो बेच रहा है, कभी भी देखिएगा आप, जब वो देता है आपको 10 रुपये का एक पीस देगा, जब वो देता है ना तो एक कपड़ा उसके ऊपर घुमाता है कंद के ऊपर में, और उसको स्लाइस निकाल के आपको देता है। लीजिए साहब, बड़ा मीठा मीठा, आप भी मज़ा आ जाएगा। क्या कंद है भाई, राम जी ने खाए थे। वो कुछ नहीं, उसकी जड़ है, और वो जो कपड़ा गीला वाला सेक्रिन से भरा हुआ गीला कपड़ा है, शक्कर का घोल है उसके अंदर में। अच्छा, और वो उसने उसको पतली उस पर एक बार घुमाया कपड़े को, लेयर दे दी, मीठा हो गया, उसको छीला, 10 रुपये में आपको दे दिया उन्होंने। वो कोई कंद नहीं है, वो मतलब वो कंद नहीं है, या जैसा नाम बताया जाता है ना कि वनवास के दौरान राम जी ने खाए थे। अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो आजकल बहुत चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं आपके स्टेटमेंट से। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मतलब चल रहा नहीं, वो हर स्टेट के अंदर में पांडव गुफाएं मिलेंगी आपको। हाँ, वो तो है। पूरे देश में महाभारत हुई है। और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मतलब एक्चुअली तो ऐतिहासिक नज़रिए से ढूंढा जाना चाहिए था कि वाकई और मज़ा आता। ऐसा क्यों? लेकिन ये देखिए सब दुकान बन गई। अब मैं जहाँ काम किया हूँ दक्षिण गुजरात, उसको लोग कहते हैं डांग जिला, और डांग को जोड़ते हैं दंडकारण्य से। वहाँ पे सबरी धाम भी है, मंदिर है आज भी, सुबीर करके एक जगह है, वहाँ पे बात करी जाती है, सबरी धाम है। मैं किसी को मतलब डाउन वो नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारी, अब एक ये इलाका और दूसरा बस्तर का कहा जाता है दंडकारण्य का। वो भी बिल्कुल मैं वहीं पे आ रहा था, वो भी दंडकारण्य है। अब कौन सा नाम ही है? कौन सा दंडकारण्य? अच्छा, इसमें आपने कुछ नाम लिए, मज़ा आ गया सुनकर। अब ये मिलते नहीं ना, जंगल जलेबी है, फालसा, जैसे शहतूत सुन के तो तेंदुई आपके, देसी बिर, जामुन, भिलमा, खिरनी, गूंदी, चकोतरा, ताड़गोला, करौंदा, कमरक। अभी निकल जाओ बाजार में तो है नहीं कहीं, नहीं मिलेंगे। ये तो आम, केला नहीं मिलेंगे, सेब, संतरा, खत्म। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि ये उग नहीं रहा है या मिल नहीं रहा है। आपने कुछ सब्जी बताइए, सूरन, कंकोड़ा, वराही कंद, रतालू, लिंगरू, पोई, अम्बाड़ी, कुल्फा, कोचे, जेरुल। भाई साहब तो नाम ही नहीं सुने हमने, ये क्या है? जिमीकंद है ना, सूरन कंद, जिमीकंद। लेकिन इसमें कई सब्जियां ऐसी मतलब शर्तियां होंगी, हम निकले तो नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी है ना, क्योंकि मार्केट नहीं क्रिएट किया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना आपको,
जो आप पत्ती वाली बात पे चले जाइए, जो घाव लगने पर वो एक्जिमा होने वाली पत्ती की जो बात की थी कि कहाँ से लाएंगे, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना वो एवेन्यूज। और अब क्या हो रहा है ना, जिस चीज़ का मार्केट है उसकी खेती हो रही है। ऑब्वियसली पहले हो क्या रहा था कि खेती हो रही थी, मार्केट में पहुंचता था, कोई उठा लेता था। अब तो कंज्यूमर का देखो क्या ले रहा है ज़्यादा, अरे वो तो वही लेगा जिसका ऑप्शन ज़्यादा है। सीताफल आपने लिखा है इसमें, शहतूत नहीं दिखता, शहतूत नहीं दिख रहा है। और उसको वो मार्केट वो फालसा जिसको आप कह रहे थे ना कि ये निम्न वर्णीय फल हो गया है, बेचारा फालसा दिखता नहीं है, उसका और प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट नहीं है उसका। और आप ऐसे निकलो कहीं पुराना किला घूमने या कहीं भी, तो फालसा बेचता मिल जाएगा और नहीं खाओगे आप, हवा नहीं लोगे आप, क्योंकि वो पता नहीं एक बोला गंदा सा आदमी है, तो पता नहीं झाड़ी में से कहां से तोड़ के खुले में रख के बेच रहा है वो। तो ये एक दो फल मुझे ऐसा बताइए, क्योंकि देखिए मुझे इतिहास बहुत पसंद है, जो प्राचीन काल आदि काल से खाया जा रहा है और अभी भी है, कंदमूल जैसा मामला नहीं है इसका, ऐसा कोई फल बताइए। सारे खाए जा रहे थे, सारे कोई नई सब्जियां नहीं है, सारे फ्रूट्स इवॉल्व हुए हैं सभी। कैसे हम कैसे मतलब आदि काल से हम भी इंसान तो थे ना। बिल्कुल हम आए हैं, वो प्रोग्रेशन तो हर जगह होता है, इवोल्यूशन हर जगह होता है। ये सारे हैं। बेल के फल जो हैं, शबरी बेल, जूठे बेर खिलाए थे, बेल हाँ, सारे फल पूजा करी जाती है। और तमाम तरह के कैथा जिसे कहते हैं, आपने पता नहीं कितने समय से देखा भी नहीं होगा शायद। कैथा इतना इंटरेस्टिंग फ्रूट है, हाथी को बहुत पसंद है कैथा। अच्छा। और हाथी जब खाता है कैथा, जब शौच करता है, तो जितना जैसा कैथा खाया था मुंह में लेके वैसा का वैसा आता है बाहर। जब आप फोड़ेंगे तो अंदर खोखला होता है। ओहो। हाथी का डाइजेशन कितना खतरनाक होगा कि उसने उसके एंजाइम्स उसके अंदर घुसे, अंदर का मटेरियल खींचे और वैसा का वैसा वो खोल पूरा। ये नेचर है। अब देखिए आपने घासों के प्रकार लिखे इसमें, यहाँ तो सारी घास एक जैसी लगती है हम लोगों को। बिल्कुल। और जो दूब की आप बात कर रहे हैं, हमें चोट लग जाए तो तुरंत दूब ही रगड़ते थे लोग। मिट्टी नहीं लगाते थे आप? मिट्टी नहीं लगाते, जमीन पे अब कौन मिट्टी लगा? हम जमीन पे गिर जाते थे खेलते कूदते। तो हमारे दोस्त लोग और आपस में हम लोग जो फ्रेंड्स हुआ करते थे ना, अब मुझे कोई हिचक नहीं इस बात को कहने कि हम यूरिन कर दिया करते थे घाव के ऊपर। हाँ। वो टिंचर हुआ करता था, मट्टी हम पोत दिया करते थे उसमें, जमीन की मिट्टी होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मट्टी में एक माइक्रोब पाया जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं इसको, मिट्टी में पाया जाता है एक्टिनोमाइसिटीज़। और वो है दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक, समझिएगा, नेचुरल एंटीबायोटिक जो मिट्टी में पाया जाता है। प्रकृति ने क्या व्यवस्था करी है, जब मौसम बदलता है तो आपको खुद हील करती है, वो मौका देती है आपको हील करने का। प्रकृति जैसे ही बारिश की पहली फुहार आती है और जो सौंधी सौंधी खुशबू आप जो मिट्टी की आती है, वो क्या है? वो एक्टिनोमाइसिटीज़ है। अच्छा। जो आप सूंघ रहे हैं वो उसकी ही गंध है। हाँ, वो ज़मीन पे पड़ती पानी के बूंदें, ये टूट के माइक्रोब हवा में आते हैं और उसको आप सूंघते हैं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जाते हैं और आपको इम्यून रिच करते हैं। क्योंकि मानसून आ रहा है, आप तैयार हो जाइए, अब इन्फेक्शन वगैरह होंगे, सब होंगे। लेकिन आप भाई, आप मिट्टी से इतनी दूरी कर रखे हैं, बच्चों को वो अब कोई मिट्टी नहीं खेलता। कौन सा टिश्यू पेपर देके मुझे बहुत हंसी आती है। वो बच्चे टिश्यू पेपर बच्चों के मतलब जेबों में भरे रहते हैं और कहीं टच नहीं करना, मिट्टी नहीं छूते मिट्टी नहीं छूते हम तो। हाथ वो एस्केलेटर पे चल रहा है, वहाँ लिखा था हाथ मत लगाइए, कहता है मुझको मेरा दोस्त, यार यहाँ पे हाथ मत लगाओ, रॉड में हाथ मत। मैंने क्यों? मतलब एक बात बताओ, तुम इतने बैक्टीरियाओं से बचोगे, सबसे बचोगे, तो तुम सबसे पहले बीमार होगे भाई। आपने सबसे तो बच ही रहे हो। आप जितने प्रोटेक्टिव बनोगे, हमारे साथ रहते हैं, आप जितने प्रोटेक्टिव बनोगे वो उतना हमला करेंगे आपके ऊपर में। जितने प्रोटेक्टिव होंगे, वो माइक्रोब्स हैं, और माइक्रोब्स कभी भी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको माइक्रोस्कोप चाहिए। अब आप ये तय नहीं कर सकते आपको कि यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक माइक्रोब है कि वहाँ पर ज़्यादा। हो सकता है ये बहुत नीट एंड क्लीन और स्प्रे करके और पूरा सैनिटाइज करके रखे हो आपने, लेकिन इसी के बाजू में यहाँ पे एयर पॉकेट बन रखा है एसी का, जो सबसे अधिक खतरनाक माइक्रोब्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ मन को बहला सकते हैं। देखिए कमाल, हमने तो मौसम इधर रखे हैं,
फल सब्जी उधर कर दिए हैं, सब चीज़ खुद हम आइसोलेशन में बैठे हैं। हम किसी का किसी से कोई लेना देना बचा नहीं है। आपने नितिन जी आखिरी बार 1 किलोमीटर नंगे पाँव कब चले हो? तो मिट्टी में ऐसे तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन मतलब नंगे पैर तो याद नहीं आता, लेकिन हाँ अभी याद आया 2.5-3 साल पहले एक दक्षिण की यात्रा करने निकल गया था ऐसे ही, तो वहाँ खूब नंगे पाँव चला, लेकिन शुरू में बहुत तकलीफ़ हुई और बाद में मतलब मैं सच आपसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना कि बाद में मैं ज़्यादा सहज था, मैंने चप्पल ऐसे ही छोड़ दी थी, जहाँ नहीं मैं ऐसे ही नंगे पैर चलता था। बस वही है, वही कैच पॉइंट है उसका कि हम पर अपने लोगों ने शरीर- कहा ये ठीक नहीं है कुछ भाई। चीज़ों को हम भुला देते हैं, कुछ चीज़ों को हम भूल चुके हैं। आपको आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि जब आपके गर्दन के पीछे से पसीने की एक बूंद चलती हुई महसूस कमर हुई हो। तक हाँ, महसूस हुई हो सही पीठ बात पे? है, सही बात नहीं होता। जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाए या जिस दिन आप ये महसूस कर पाएँ कि बदन से पसीना फूट रहा है, आप अपने शरीर की मदद कीजिए थोड़ा सा। ये सब होना जरूरी है। सारा लोड किडनी पे डाल रखा है आपने, किडनी फिल्टर कर रही बॉडी को, साफ क्लीनिंग डिटॉक्स करने का काम। यदि ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप शरीर पे, पसीने के रूप में आ जाए, माथे से पसीने के रूप में अंदर का लिक्विड निकले, किडनी पे कम लोड आएगा, किडनी पे कम लोड आएगा, आपका बॉडी बेहतर। कोई मतलब कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है हाँ, कि सिर्फ आप अपने बॉडी को किसी भी मतलब मैं आपसे कहूँ रोज़ 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 मैं आपसे एक ही काम कर रहा हूँ और एक ही काम कर रहा हूँ, एक समय आके आप उगता जाएंगे, बोले साला इसका कॉल ही नहीं उठाना है हमको, बात ही नहीं करना है, बहुत बोर करता है और बहुत वही चीज़ करता है, वही चीज़ पूछता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ओवर स्ट्रेस कर दिया है। यही काम हम किडनी के साथ तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम खा रहे हैं और बॉडी में बहुत सारे छेद हैं, हर जगह छेद है, हथेली में भी छेद हैं, यहाँ भी छेद हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उनको ओपन ही नहीं कर रहे हैं। वो पोर्स पूरे पैक हो चुके हैं आपके, पूरी नालियाँ मेरे चौक में पड़ी तो हैं। खैर ओवर स्वेटिंग है। हाँ, पूरी नालियाँ, लेकिन आपकी हाँ, चौक लेकिन पड़ी सच बात है। मेजॉरिटी ऑफ हाँ, जब केसेस में पसीने ही नहीं आ रहे हैं तो चौक है। पूरी नालियाँ चौक है आपकी। और जिस दिन ये ठीक कर पाएँ आप, तो आपका बॉडी फिट होना शुरू हो जाएगा। दीपक जी, मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जी। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम मुझे ये तो ज़रूर बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई तो खैर लंबी चौड़ी है, हाँ। ये इथनोबॉटनिस्ट क्या होता है? बस ये जो आप पंचायत करी हमने पूरी, हाँ। और यही चीज़ को समझ ले जो इंसान, वो इथनोबॉटनिस्ट है। अच्छा। आप भी इथनोबॉटनिस्ट बन सकते हैं। गांव देहात जाएं, सीखें, बड़े बुजुर्गों से बात सुने, किस्से कहानियाँ सुने, और हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और कोई एक वैलिड रीज़न बता पाएँ और समझ पाएँ और उसको समझा पाएँ लोगों तक। तो वही इथनोबॉटनिस्ट का काम है कि वो इथनो मतलब एथनिक चीज़ों को और आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं बॉटनी के नज़रिए से। और आपकी किताब का नाम जंगल लेबोरेटरी क्यों है? ये जंगल आपकी लेबोरेटरी हो गई अब? ये जंगल डेफिनेटली जंगल और गांव देहात जो हैं वो लेबोरेटरी से कम नहीं है। हाँ। जैसा मैंने बताया था अपने आपसे चर्चा में कि वो बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं तिराहे पे, चौराहे पे, गांव में पीपल के नीचे या किसी एक जगह पे, किसी घर में खटिया के ऊपर में, वो लोग जो जानकार हैं वो साइंटिस्ट हैं वहाँ के। बात करे कोई उनसे समझ जाओगे आप, वो पूरा ज्ञान उनको हो सकता है वो आपको देहाती लगे, प्रिमिटिव लगे, लेकिन उनके पास में गजब का अनुभव है। हो सकता है लॉजिक ना बता पाएं, बहुत सारे चीज़ हाँ, लेकिन जुगाड़ दुनिया के पूरे उनके पास में है। हाँ। वो साइंटिस्ट हैं और उनकी जो पीढ़ी हैं, जो नई पीढ़ी है जिनको वो सिखाते हैं, वो रिसर्च स्कॉलर्स की तरह हैं। जंगल पूरा एक लेबोरेटरी है। यदि आप समझ पाएँ इस चीज़ को, तो इस लेबोरेटरी को समझना ज़रूरी है, इस लेबोरेटरी को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ पाएँ उन सब चीज़ों को। ये हर्बल ज्ञान जो है, मतलब क्या मैं पॉडकास्ट के अंत में, और जो हमें सुन रहे होंगे लोग, वो इस बात पर भरोसा करें, मुतमईन हों कि ये जो ज्ञान है जिसकी आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये कहीं खो नहीं जाएगा, बल्कि इस पर काम हो रहा है, ऐसा है? बिल्कुल हो रहा है, बशर्ते ये कि मतलब उस ज्ञान को वो रिवार्ड मिले और रिकग्निशन मिले। काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और शायद हो सकता है आपके पॉडकास्ट पे हर किसी को आने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी जो कोशिश ये है कि हम अपने घर के बुजुर्गों से, अपने आसपास के लोगों से पुराने अनुभवों को सीखने में देरी ना करें। ये वो चले जाएंगे, 80 साल का बुजुर्ग यदि आपके ख़ानदान में है, 90 साल का, और वो सूखे के दौर में क्या खाते थे और कैसे रहते थे, यदि आपने नहीं सीख पाए, उनसे नहीं पूछ पाए, तो फिर आप वो परंपरा टूट जाएगी और फिर वो नॉलेज ख़त्म हो जाएगा। और वो ज्ञान यदि खो जाता है तो वो आपका पारिवारिक नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे देश का नुकसान है, एक ज्ञान का खो जाना।
और उस ज्ञान को खोने से बचाना है तो कोशिश करना है। ये जो शब्दों के जरिए जो तैर रहा है जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया बात करके। दीपक आचार्य, डॉक्टर दीपक आचार्य को आपने सुना। उनकी किताब है जंगल लेबोरेटरी, पेंगुइन से आई है और इसके पहले कई किताबें आई हैं, लेकिन ये किताब किस्से कहानियों से भरपूर है। बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं इसमें। और दीपक जी इथनोबॉटनिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और ना जाने कहाँ कहाँ लेख लिखते हैं, घूमते रहते हैं। अभी बहुत सारी किताब और भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा रिकमेंडेशन है भाई कि जंगल लेबोरेटरी तो होनी चाहिए, आप पढ़िए। और एक बार में तो नहीं पढ़ी जा सकती, किस्से कहानी बहुत सारे हैं, लेकिन 2-4 पेज पढ़ेंगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ रिसर्च करने के लिए, गूगल करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि इसके बारे में तो और पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ बताइएगा ये पॉडकास्ट, ये बातचीत कैसी लगी। radio@aajtak.com पर अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।